सो क्लास 12th चैप्टर है हमारे पास बिग डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स, जहाँ पे मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि बिग डेटा असल में होता क्या है, कैसे ये काम करता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों कहलाया जाता है। अच्छा, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या तुम जानते हो कि हमारे पूरी धरती पर एक दिन में यानी 24 आवर्स में कितना अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता होगा? द आंसर इज 328.77 मिलियन टेराबाइट्स। अमेजिंग है ना। ऑनेस्टली हम में से कुछ लोग तो इस फिगर के बारे में सोच भी नहीं पाए होंगे एंड उन्हें लग रहा होगा कि ये तो साल भर का डेटा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ 24 घंटे का डेटा है। तो आज हम एक डिजिटल डेल्यूज में जी रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम एक ओवरवेलमिंग, एक्सपोनेंशियल एंड नॉन स्टॉप फ्लड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन के बीच में जी रहे हैं, जो कि ह्यूमन प्रोसेसिंग कैपेसिटी के औकात के बाहर है। एंड आज हम इसी के बारे में पता लगाने वाले हैं। तो चलो अब मैं तुम्हें बिग डेटा के बारे में बताता हूँ। इसे तुम ऐसे समझो कि अगर हम एक दिन में प्रोड्यूस होने वाले डेटा को एक बुक मानते हैं, तो बिग डेटा उन्हीं बुक्स से भरा हुआ पूरा का पूरा एक लाइब्रेरी है। सिंपली ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीमली लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स है, जो कि रेगुलर कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डेटाबेस के औकात के बाहर है कि वो इसे हैंडल करें। देखो यार, बिग डेटा सिर्फ अपने एनॉर्मस साइज के कारण नहीं जाना जाता। एक्चुअली अगर हमें इसे अच्छे से समझना है तो हमें इसके कुछ की फीचर्स के बारे में जानना पड़ेगा। एंड यही वो चीजें हैं जिसके चलते ये काफी ज्यादा यूनिक होता है एंड एट द सेम टाइम काफी ट्रिकी भी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, डेटा काउंटलेस सोर्सेज यानी अनगिनत सोर्सेज से फ्लो होता रहता है। लाइक अगर तुम कुछ परचेज करते हो तो वहाँ पर ट्रांजैक्शनल डेटा होता है, अगर कोई सेंसर कुछ सेंस करता है तो वहाँ पर मशीन डेटा, एंड वेयर एज अगर हम कुछ पोस्ट, लाइक या शेयर करते हैं तो वहाँ पर सोशल डेटा फ्लो होता रहता है। तो पहले अगर तुमने कभी भी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप के बारे में सुना है तो तुम्हें आज मैं एक नए तरीके के डेटा टाइप से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, विच इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज तो नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज भी नहीं होता। एंड इसका एक एग्जाम्पल ईमेल भी होता है। तो इस बिग डेटा की कंप्लीट पिक्चर को हासिल करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने इसके कुछ की एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करते हुए एक फ्रेमवर्क के बारे में जिक्र किया था, जिसे हम 6V फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। तो इस फ्रेमवर्क को तुम एज अ गाइड समझो, जो हमें ये बताएगा कि हम बिग डेटा को बिग डेटा क्यों कहते हैं, एंड एट द सेम टाइम ये हमें वो रास्ता भी दिखाएगा जिससे हम इसके चैलेंजेस एंड मोर इम्पोर्टेंटली अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान पाएंगे। तो ये है वो 6V's ऑफ बिग डेटा: वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी, वैल्यू एंड वेरिएबिलिटी। ये बिल्कुल एक पजल के टुकड़ों की तरह, या कह लो 6 अलग अलग डायमेंशंस ऑफ बिग डेटा। तो चलो फिर इन डायमेंशंस के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है वॉल्यूम, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि जो डेटा जनरेट होता है उसका शेयर साइज क्या है, या कह लो वो मैग्नीट्यूड वाइज कितना ज्यादा बड़ा है, कितना ज्यादा वास्ट है। एंड आमतौर पर जिस डेटा का वॉल्यूम गीगाबाइट से एक्सीड होता है, मतलब एक्साबाइट, पेटाबाइट, इन सब में पहुंचता है, उसे हम बिग डेटा कह देते हैं। और अब अगर तुम्हें वेलोसिटी और वैरायटी को समझना है तो तुम एक फैक्ट जान लो। क्या तुम्हें पता है कि गूगल एक सेकंड में 40,000 से भी ज्यादा क्वेरीज को जनरेट करता है? इसे तुम ऐसे समझो कि एक सेकंड में जब 40,000 से भी ज्यादा लोग कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पूछते हैं तो वो एक सेकंड में इतनी स्पीड से आंसर्स जनरेट करता है। तो क्या सिर्फ बड़ा होना और तेज होना बिग डेटा को बिग डेटा कहलाता है? नहीं, एक्चुअली इस चीज को बारीकी से समझने के लिए हम कुछ चीजों को और कंसिडर करते हैं, जैसे कि क्वालिटी और पर्पस, जिसे हम आने वाले 3 V's से समझने वाले हैं, विच इज पहला वेरासिटी, जो कि हमें ये बताता है कि हमारा डेटा ट्रस्ट वर्दी तो है ना, कि क्या वो भरोसे के लायक है भी या नहीं, और उसके एक्यूरेसी के बारे में भी बताता है, मतलब वो सही है कि भी नहीं। बात कर लेते हैं वेरिएबिलिटी की, जो कि हमें ये बताता है कि जो हमारा डेटा स्ट्रीम है, मतलब जहाँ से ये डेटा की बहती गंगा बह रही है, वो कितना ज्यादा कंसिस्टेंट है। इसे तुम ऐसे समझो कि हमने 3 लोगों को कहा कि एक एआई मॉडल से एक ही सवाल पूछो, एंड अगर उस एआई मॉडल ने उन तीनों को सेम जवाब दिया होगा, विच मीन्स कि वो कंसिस्टेंट है। अगर उस एआई मॉडल ने तीनों को अलग अलग जवाब दिया होगा, विच मीन्स उस मॉडल की वेरिएबिलिटी काफी हाई है, मतलब वो इनकंसिस्टेंट है। एंड एट लास्ट वैल्यू, जो कि हमें ये बताता है कि जो इतना एनॉर्मस डेटा हमने एक्वायर किया डिफरेंट सोर्सेज से, कि क्या वो सच में बेनिफिशियल है भी या नहीं, मतलब क्या उससे कुछ बिजनेस बेनिफिट डिराइव किए जा सकते हैं। और शायद यही वो रीजन है जिसके चलते ये एक काफी क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये काफी गंभीर विशेषता है मेरे मित्र। ये क्या बक रहे हो? इसका मतलब सिंपली ये कि अगर इस बड़े से डेटा में से कुछ यूजफुल निकला ही नहीं तो हमारा पूरा मेहनत मिट्टी में मिल जाएगा, पैसा बर्बाद। इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक डेटा में से वैल्यू प्रोवाइड करना ही हमारा अल्टीमेट गोल है।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्चुअली हम इस मैसिव फ्लड ऑफ डेटा को कैसे काबू में लाएंगे, कैसे इसे कंट्रोल करेंगे। एंड यहाँ पर बिग डेटा एनालिटिक्स का खेल शुरू होता है। ये कोई फैंसी टर्म नहीं है, ये सचमुच एक मैथमेटिकल जर्नी है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम उन डेटा सेट्स पर कुछ पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं सच दैट हम उसमें कुछ नए पैटर्न्स और ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर पाए जो कि हमने आज से पहले कभी नहीं देखे हो। तो इस एनालिटिक प्रोसेस में 4 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले डेटा को गैदर करना, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा को वेरियस सोर्सेज से गैदर करना। सेकंड, इन डेटा को प्रोसेस करना, मतलब इन्हें ऑर्गेनाइज करना यूजिंग बैच और स्ट्रीम प्रोसेसिंग। थर्ड इज टू क्लीन द डेटा, मतलब इसकी क्वालिटी और इसमें जो एरर्स हैं उसे करेक्ट करना। एंड लास्ट एंड द फोर्थ स्टेप इज टू एनालाइज द डेटा, जिसमें हम इस प्रिपेयर्ड डेटा को वैल्यूएबल इनसाइट्स में बदल देते हैं। मतलब वो नए ट्रेंड्स और पैटर्न्स की खोज यहीं तो होती है। अच्छा। और हाँ, सेकंड स्टेप में तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होते हैं, पहला बैच प्रोसेसिंग एंड दूसरा स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बात कर लेते हैं बैच प्रोसेसिंग की, जो कि लार्ज डेटा ब्लॉक्स को एनालाइज करता है लंबे समय तक एंड ये नॉन अर्जेंट और डीप एनालिसिस के लिए बेहतर होता है। एंड इसका एग्जांपल तुम्हारी क्लास 12 का रिपोर्ट कार्ड। और बात करी जाए स्ट्रीम प्रोसेसिंग की, तो ये स्मॉल बैचेस ऑफ डेटा को एनालाइज करता है एक समय पर एंड ये क्विक और रियल टाइम डिसीजंस के लिए काफ़ी बेहतर होता है। एंड ट्रूकॉलर भी इसी का इस्तेमाल करके तुम्हें स्पैम कॉल्स को पहले ही शो कर देता है। तो अब बात करते हैं डेटा क्लीनिंग की, जिसमें अगर तुम्हें याद है वेरासिटी क्या होता है, तो यहाँ पर हम वैसा ही कुछ काम कर रहे होते हैं। लाइक हम यहाँ पर डेटा को स्क्रब करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड देन उसके फॉर्मेट को करेक्ट करते हैं एंड डुप्लीकेट डेटास को एलिमिनेट कर देते हैं। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि अगर जब हमारा फाइनल एनालिसिस कंप्लीट हो तो वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल फाउंडेशन पर बेस्ड हो। एंड फाइनली इतना सब कुछ करने के बाद हमारे कर्म का फल हमें मिलता है। उस रॉ डेटा से हमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड होती है। क्या तुम जानते हो कि ये बिग डेटा एनालिटिक्स की ग्रोथ कैसे हुई थी? एक्चुअली ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये 4 सिग्निफिकेंट ग्लोबल ट्रेंड्स के चेंज होने के कारण हुआ था, जिसमें 25% मोस्ट लोग कंट्रीब्यूट करता है, 25% मोबाइल कंप्यूटिंग, 25% सोशल नेटवर्किंग एंड 25% क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड एट लास्ट हम कुछ एडवांस एनालिटिक्स जैसे कि मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड सो ऑन का इस्तेमाल करके इन क्लीन डेटा को एक्शनेबल नॉलेज में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन इसी से हिडन पैटर्न्स और ट्रेंड्स को अनकवर किया जाता है। तो इन अ नटशेल हमने एक मैसिव chaotic डिजिटल डेल्यूज मतलब फ्लड ऑफ डेटा को समझा, उस पर कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस अप्लाई किए एंड जिससे एक क्लियर वैल्यूएबल इनसाइट हमें देखने को मिला।